तो देखिए, जब बीजेपी दिल्ली में लास्ट टाइम पावर में थी, उस समय पे मैं स्कूल में था। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज उस समय बीजेपी के 3 स्टॉलवर्ड्स थे। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, तीनों अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी सेकेंड जनरेशन तीनों अब पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और तीनों अब सुषमा जी की बेटी तो अब एमपी हैं। साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश, उनको माना जा रहा है कि शायद नेक्स्ट सीएम होंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। और मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना, वो भी आई थिंक चुनकर आए हैं। और उस समय दिल्ली में फ्लाईओवर्स, मेट्रोज, वो सब बनने की शुरुआत ही हुई थी, वो तब की बात है। और प्याज जो है, उसने एक इलेक्शन आया था। बीजेपी उस समय तक इनविंसिबल थी दिल्ली में, इनविंसिबल दिल्ली में। कोई बीजेपी के जो बड़े से बड़े नेता हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे इवन अटल बिहारी वाजपेयी हो, बड़े से बड़े नेता दिल्ली से चुनाव लड़ते थे क्योंकि वो एक माना जाता था कि बीजेपी का गढ़ है। और वो 98 में वो इलेक्शन हारे थे क्योंकि वो प्याज की कीमतें जो है ना आशीष, वो तब 60 रुपये किलो हो गई थी। जो 5 रुपये किलो प्याज आया करता था, तो 60 रुपये किलो हो गई थी और वहाँ पे बीजेपी इलेक्शन हारी थी। और उसके बाद 15 साल तक शीला दीक्षित ने कोई चांस ही नहीं दिया उन्हें। इतनी अच्छी गवर्नेंस शीला दीक्षित ने करके दिखाई और आई थिंक बहुत लोग मानते हैं कि वो टाइम जो था वो दिल्ली के लिए बेस्ट था, जिसमें वो पूरी की पूरी ग्रोथ आई। और उसके बाद जब शीला दीक्षित का डिक्लाइन आया था, अरविंद केजरीवाल आ गए। और उसके बाद तो 27 साल का वनवास बीजेपी का, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर माना जाता था कि वो इनविंसिबल हैं। और वहाँ पर अच्छा, इस बीच लोकसभा इलेक्शन में वो हमेशा 7 सीटें जीतते थे, मतलब एटलीस्ट इवन पिछले 3 लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब फाइनली ये बीजेपी का जो दिल्ली का वनवास है वो खत्म हुआ है। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी की जीत जो है ना, इसको मैं क्यों इतनी तवज्जो दे रहा हूँ? एक तो खैर दिल्ली देखिए देश की राजधानी है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से। और मैक्रो के लिए, भारत के मैक्रो के लिए इसको मैं एक पॉजिटिव मानता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस देश में अगर फ्रीबी कल्चर की किसी ने शुरुआत की थी तो वो दिल्ली की आप सरकार ने की थी। उसके बाद सबने फ्रीबीज बांटी हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने फ्रीबीज नहीं बांटी हैं, उन्होंने भी बांटी हैं। महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल जो था, या मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। लेकिन एटलीस्ट अगर फ्रीबी कल्चर के कुछ कम हो, कुछ खत्म होने के एटलीस्ट साइन बने, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के साइन ना हो, तो वो देश के लिए पॉजिटिव होगा। और एक चीज़, अब दिल्ली में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बेटर होगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ऑल सड एंड डन पिछले 10 साल में ये तो रहा ही है ना कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन शायद कम रहा है, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। तो ये कुल मिलाकर मार्केट के लिए अच्छा है, प्रोवाइडेड मार्केट, मतलब मार्केट के पास और भी दुख दर्द है, लेकिन एटलीस्ट ये यहाँ से तो एक अच्छी खबर मार्केट के लिए मिली रही है। बिल्कुल सच है। सेंटिमेंट बूस्ट तो मिलता हुआ फाइनली सैटरडे को जो आउटकम आया है दिल्ली में, कुछ हद तक आपने सटल हिंट्स दी बाजार को लेकर, लेकिन बड़ा जामा क्या पहनाऊं, बिग पिक्चर जो अपन कहते हैं भारतीय बाजारों को लेकर इस समय कैसा लग रहा है, टेक्सचर कैसा है, क्या कहानी है? बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली, और उसमें बिग पिक्चर में थोड़ा सा आप तड़का ऐड करेंगे ग्लोबल क्यूज़ का आज, क्योंकि हॉर्माज नहीं है तो। लेकिन वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस समय ओवर राइडिंग थीम बन गई है। लेकिन फिर भी जो, अच्छा देखिए, ये मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ। मैं एक चीज़ जो मैं व्यू लेकर चल रहा हूँ कि बाजार में बड़ा वाला जो प्राइस डैमेज था ना, वो खत्म हो गया है। जो एकदम वन वे मार्केट गिरे जा रहा था, वो मेरे ख्याल से अब खत्म हुआ है शायद। लेकिन ये हो सकता है कि बाजार आपको कुछ समय के लिए और तंग करे, और ये भी हो सकता है कि एक बार के लिए हम चाहे इवन रिसेंट लोज को तोड़ भी दें, ये भी हो सकता है। लेकिन वो जो जिस तरीके से मार्केट वन वे गिरे जा रहा था ना, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है, वहाँ थोड़ा सा ब्रेक लगा है। बैंक निफ्टी में, अब मैं सेक्टोरली बात करूंगा, बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अब रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव है। वो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, उससे पहले वो जो लिक्विडिटी के मेजर्स आए, और उससे पहले जो बजट आया, तो ये तीनों चीज़ों को उनके बीच में जो बजट आया, पॉलिसी और उसके बीच में, उसके बीच में अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बैंकों में अब एक रैली की एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी पॉजिटिव है। और लार्ज कैप प्राइवेट और जो सरकारी बैंक है, उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक स्पेस है जहाँ पर ये मुझे अच्छा वो लग रहा है, टेक्सचर अच्छा लग रहा है। और टेक्निकली भी जब हम बैंक निफ्टी के साइड पर आएंगे तो बात करेंगे, टेक्निकली भी मार्केट ठीक लग रहा है। इसके अलावा एक और स्पेस है जहाँ मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है, वो है एफएमसीजी स्टॉक्स, प्योर प्ले एफएमसीजी स्टॉक्स, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब यहाँ पर भी आप अगर आप देखें तो वैल्यूएशन अपने पिछले जोन के मुकाबले काफ़ी ठीक ठाक हो गए हैं,
और ये स्टॉक्स जो हैं अब कुछ साइन दिखा रहे हैं आपको चलने के लिए। लीवर अब 3000 का नहीं है, 2300 का हो चुका है। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। सबसे शानदार जो सेक्टर है मार्केट का इस समय, अगर वो सारे अगर आप समीकरणों को जोड़ लें, वो है ऑटोज़। इसकी हमने लगातार बात भी की है, आई थिंक मारुति को हमने कई बार पिक किया है, लेकिन ऑटोज़ में बस एक दिक्कत यह आएगी कि थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है। जैसे फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा जो हो सकता है आज का वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे भी हो सकता है। हालांकि नंबर्स आ गए थे, लेकिन रिएक्ट कर चुका था मार्केट, लेकिन फिर भी असली रिएक्शन इसमें आज जो जिस तरीके के मूव्स आए हैं, और ये एक एट द कस्प ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, अगर ये यहाँ पर नहीं रुका तो सीधा 4000 जाएगा ये। तो उस हिसाब से ये यहाँ पर डबल स्टिमुलस है। यहाँ पर आपका बजट पॉजिटिव था आशीष, और यहाँ पे पॉलिसी रेट कट मिला है आपको। तो ये एक ऐसी स्पेस है जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेकर आ रहा है, और यहाँ पर स्पेशली कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जहाँ पर नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे। अब क्योंकि बात हो रही है ग्लोबल क्यूज़ की, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उन सब के हिसाब से, तो आईटी और फार्मा ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। आईटी और फार्मा ये दो सेक्टर्स, ये पिछले साल सबसे ज़्यादा चले भी थे। तो नॉर्मली इस साल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उतना रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। पिछले साल में लगातार बात की थी कि आपके पोर्टफोलियो में 30 से 35% आईटी होना चाहिए, थोड़ा फार्मा होना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि वो ट्रेड शायद कुछ हद तक पूरी हो रही है। एक स्पेस जहाँ पर आपको कंप्लीटली बचना चाहिए वो है मेरे ख्याल से डिफेंस, रेलवे और ईएमएस। बेसिकली जो पिछले साल के डार्लिंग स्टॉक्स थे जिनमें आपने एक 5-6x तक के रिटर्न्स देखे थे, वहाँ पे स्टॉक 30-40% गिरे हैं। अब जस्ट बिकॉज ये स्टॉक 30-40% गिरे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये करेक्शन के बाद इन स्टॉक्स को आप वापस सीधा उठा के बाय कर लें। स्टॉक्स रख दीजिए एक दो जरा स्क्रीन पर, तो उससे पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैसगाउन डॉक एक एग्जांपल हो सकता है, डिक्सन टेक एक एग्जांपल हो सकता है, केन्स टेक एक एग्जांपल हो सकता है, और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो आप इनके अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी भी वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है। काफ़ी शेयर हैं जो 30-40% टॉप से करेक्शन के बाद भी मुझे थोड़े से महंगे लग रहे हैं। और एक चीज़, इस साल पैसा जो है ना वो मोमेंटम में नहीं बनेगा। पिछले साल तो आप इन स्टॉक्स को किसी भी लेवल पे बाय कर रहे थे, पैसा बन रहा था। इस साल पैसा वैल्यू में बनेगा। और एक और चीज़, एक आखिरी चीज़, सिंस आप अब कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं, ये जो पूरा ट्रंप और चाइना के बीच में जो तकरार चल रही है ना, केमिकल्स एज अ स्पेस मेरे ख्याल से एक बहुत शानदार जगह पर है, और हमने लगातार बात भी की है इसकी। एसआरएफ हो गया, नवीन फ्लोरीन हो गया, आरती इंडस्ट्रीज़ हो गया, इन ये एक बास्केट बना सकते हैं आप इनकी पूरी केमिकल स्टॉक्स, क्योंकि किस दिन कौन सा स्टॉक चलेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो एक बास्केट केमिकल स्टॉक्स की बना सकते हैं आप, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती है। ब्यूटीफुल। ये वो पॉकेट्स, ये वो थीम्स जो शायद आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकती हैं भारतीय बाजारों में यहाँ से। जहां तक ग्लोब का मूड है, गिफ्ट निफ्टी सुबह से दिखा रहा है थोड़ा सा सबड्यूट सी, नए हफ्ते की शुरुआत होगी। सुबह से ही ऐसा 1/4% दबाव के साथ शुरुआत होने के गांधीनगर से इंडिकेशन आ रहे हैं। दुनिया की तस्वीर भी ऐसे ही मिली जुली है। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, मिला जुला कामकाज हो रहा है ग्रीन और लाल के बीच में। और ओवर द वीकेंड जो यूएस के क्यूज थे, फ्राइडे को वहां पे दबाव के साथ ट्रेड हुआ। 1% से 1.25% का तीनों बेंचमार्क्स में दबाव था। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएगी तो एक समय डाउ जो 100 पॉइंट ऊपर था, फाइनली 450 पॉइंट लाल में दिन के लोज पे जाके बंद हुआ। तो सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर था फ्राइडे को। हाँ, आज सुबह के फ्यूचर्स 1/4-1/3% मजबूत है। तो ये तो इक्विटीज की चाल हो गई। अब हुआ क्या इस पूरे वीकेंड इंक्लूडिंग उस फ्राइडे के सेशन में, ट्रंप, टैरिफ और इन्फ्लेशन, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा थी जो डोमिनेट कर रही थी। इसी पर फोकस करता हूं। जॉब्स रिपोर्ट आनी थी फ्राइडे को, बाजार बंद होने से, खुलने से पहले यूएस के आई। अब उसमें एक मिस था पेरोल के नंबर्स वगैरह, लेकिन जो हाईलाइट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 4.1% एक्सपेक्टेड था, 4% पे आया। प्लस क्योंकि आर्ली वेजेस, डिटेल जॉब रिपोर्ट आती है तो आर्ली वेजेस भी सामने आई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वेज हाइक्स हुई है वहां पे। तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है और वेज हाइक्स तगड़ी है। तो थोड़ा सा पहले तो बाजार उत्साहित होकर खुला, पर शायद वो इन्फ्लेशनरी वरीज आती हुई नजर आई, क्योंकि एक उसके बाद अपडेट आया, वो आया था, रिपोर्ट आई जिसमें वो पोल था रिस्पोंडेंट्स का, एक साल का आने वाला इन्फ्लेशन कैसे देख रहे हैं वो लोग। तो पिछली बार के पोल से 1% का जंप है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस पे, 4.3% पे आई है इस बार। तो वो कंसर्न्स माउंट होना शुरू हुए। इस बीच क्या हुआ, जापान के पीएम ट्रंप साहब से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे हुए थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो ट्रम्प साहब के कुछ बयान आए, वो और दिक्कत कर गए। ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने जा रहा हूं अगले हफ्ते। रेसिप्रोकल टैरिफ्स मतलब जितना हमारे पे यूएस पे लगाई जाती है टैरिफ्स कंट्रीज द्वारा, उतना ही हम रेसिप्रोकेट करके उतनी टैरिफ्स आप पे लगाएंगे। तो ये बात हो गई कनाडा, मेक्सिको और चाइना के बियॉन्ड, जो यूएस के साथ ट्रेड करते हैं, सब करते हैं, और कहीं ना कहीं टैरिफ सबकी हायर है। तो इसका मतलब है यूएस सब पे टैरिफ इंपोज करने का मन बना रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि ये कब अनाउंस होगा, तो बोले अगले हफ्ते, यानी कि इस हफ्ते न्यूज कॉन्फ्रेंस करूंगा और अपडेट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ किस तरह की रेसिप्रोकल टैरिफ्स हम लोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अनसर्टेन हो गया एक तो डेट, और कितनी और किस किस पर टैरिफ लगनी है वो सरदर्द। और इसीलिए यूएस के बाजार लगातार प्रेशर के साथ दिन के लोज पे जाके फ्राइडे को बंद हुए। तो मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। एक तरफ वो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स थे, ऊपर से रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हो गई है। वैसे मूड बिगड़ने का एक और रीजन, अब वो कहने वाली बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में दो चीजें ध्यान रखी। अमेजॉन के रिजल्ट्स आए थे, 4% स्टॉक गिरा, गाइडेंस खराब थी। फेसबुक यानी कि उसकी पेरेंट कंपनी मेटा, उसका एक पेपर लीक हो गया जिसमें आज शायद वो ले ऑफ्स करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज शाम को, अब तो ग्लोबली छप गया हर जगह कि आज मेटा के ले ऑफ्स अनाउंस हो रहे हैं। बेचारे जो उस कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे सब कितने टेंस्ड होंगे, शाम को पता नहीं किसका नाम आ जाएगा। लेकिन ये सब कंसर्न्स वे कर रही है। थोड़ा सा मूड ज्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ्स की कहानी वो दिक्कत कर रही है सबके लिए। तो ग्लोब का हैंडओवर थोड़ा दिक्कत भरा। अच्छा, तब और अब की सेकंड प्लेट एक बार दिखा देता हूं। इन्हीं सब डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गई, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया। तो उभरते बाजार के लिए वैसे ही संकेत खराब हो गए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये तो हो गई ग्लोब की तस्वीर। हैंडओवर थोड़ा सा फीका फीका सा, कंसर्निंग। पर अपना सेटअप कैसा? फ्राइडे का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। पॉलिसी के बाद बहुत वॉलेटिलिटी के साथ फाइनली पस्त होकर बंद हुए। और ये 3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। ट्यूसडे को बहुत अच्छा जम था, उसके बाद से हर दिन सरकता ही जा रहा है मामला। कैसा लग रहा है आपको सेटअप? ठीक है। स्पेशली जो मार्केट की आखिरी की आप 1 घंटे की कैंडल देख लें, और उसके अलावा आप एफआई का नंबर देख लें, तो एफआई का नंबर जो है मुझे लग रहा है कि काफ़ी रिड्यूस्ड है उस हिसाब से। अच्छा आशीष, एक चीज़ मैं कहना भूल गया था। आज थोड़ा मुझे लग रहा है कि कुछ सेलेक्ट पीएसयूज में अच्छे आपको मूव्स मिलेंगे, क्योंकि वो जो लक्ष्मण जी ने भी स्टोरी ब्रेक की है, और पीएसयू में सब में खबरें आ रही हैं। तो सरकार, देखिए सरकार वापस एक्टिव हो गई है, और सरकार ने भी ठान लिया है कि कुछ यहाँ पर करना है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये एक स्पेस है जहाँ पर गिरावट के बाद थोड़े से आपको अच्छे ट्रेंड मिलेंगे। खैर एनीवे, अब आते हैं आज के सेटअप पर। डीआईएस ने बाइंग की 450 करोड़ की। एफआई की सेलिंग बहुत कम है, 470 करोड़ की, एकदम माइन्यूट सेलिंग है। ये एक अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि वो बार देखिए आपकी स्क्रीन पर, डर क्या लग रहा था 6 फरवरी के बाद कि कहीं ये वापस वो प्रोग्राम ना शुरू हो जाए, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़ वाला। उस हिसाब से 470 करोड़ खराब नहीं है नंबर। ये इसको मैं एक पॉजिटिवली लूँगा कि ये नंबर जो है, एफआई की सेलिंग जो है वो कम हो रही है। सेलिंग है अभी भी, लेकिन कम हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा कह सकते हैं कि वापस थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होनी शुरू हुई है। खासतौर से अगर आप इसको अगली प्लेट में देखेंगे जहाँ पर चेंजेस आएंगे, तो उसमें देखिए आप एफआईएस के थोड़े से शॉर्ट ऐड हुए हैं 6000 के करीब। ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे। और अगर आप देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है, बिल्कुल है, 800 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन 1000 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में उसके सामने थोड़ी सी बाइंग है। तो वो एक टाइम था इसमें वो लोग कैश में 5000 करोड़ बेचते थे, इंडेक्स में 5000 बेचते थे, स्टॉक में 5000 बेचते थे। वो 15000 करोड़ की सेलिंग वाला तो मामला अब थोड़ा थोड़ा खत्म हुआ है। ये एक अपने आप में एक पॉजिटिव है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स, निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है, बैंक निफ्टी में थोड़ी कम सेलिंग हुई है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। एक बात हुई है लगातार कि बैंक निफ्टी जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा एक बेटर इंडेक्स है, रिलेटिवली बेटर इंडेक्स है। लेकिन जो लॉन्ग शॉर्ट है वो फिर से एक बार दिखा देते हैं। 215 लॉन्ग कम हुए, 6118 शॉर्ट ऐड हुए हैं सिस्टम में। और वो देखिए वो जो हॉकी स्टिक है, अभी भी बनी तो हुई है हॉकी स्टिक, थोड़ा बीच बीच में इसमें थोड़े से जर्क्स आ रहे हैं, लेकिन ठीक है। और टेबल के फॉर्मेट में देखिए 10% की जो लॉन्ग पोजीशन थी एफआईएस की 3 फरवरी को, अब हम 16% पर है। 1,84,000 के यूनिट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, वो 1,62,000 पर है। तो है तो सही, थोड़ा सा मतलब शॉर्टिंग तो है मार्केट में। इंडिया वेक्स लेकिन कूल ऑफ होना शुरू हुआ, ये एक अच्छी चीज़ है। अब हमारे कंफर्ट जोन के काफ़ी नीचे आ गया है, वो 15 के नीचे आ गया है, 13.68 पर 3.46% घटकर। पुट कॉल रेशो भी ओवरसोल्ड जोन में है, 0.83 पर है वर्सेस 0.95। हाँ, बैन में एक स्टॉक ऐड हो गया, मन्नापुरम आ गया बैन में, लेकिन ठीक है, वो मतलब कोई बहुत बड़ी ऐसी वो नहीं है कि मेक और ब्रेक है मार्केट के लिए। तो सेटअप मार्केट का फ्रैंकली बोलूँ ना, इतना ख़राब नहीं है। देखिए इवेंचुअली ना, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू प्राइस एक्शन।
प्राइस एक्शन के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। जो खासतौर से फ्राइडे का लो था 23,443, जहाँ पर हमने कहा भी है कि सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी हैं। बहुत कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लेवल बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर वो लेवल बच जाए तो ये सेटअप आपके लिए पॉजिटिव है, अगर वो लेवल ना बचे तो ये सेटअप आपके काफ़ी अगेंस्ट जा सकता है। तो सेटअप जो है ना वो एकदम उस जगह पर है जहाँ पर मेक और ब्रेक बेसिकली मार्केट के लिए। मेक और ब्रेक, और वो अपफ्रंट चार्ट के थ्रू समझाया भी हुआ था जो समीकरण भारतीय बाजारों के बैठे हुए थे। ऐसे में निफ्टी की अप स्ट्रैटेजी, सेटअप खराब नहीं है, सेटअप अच्छा है, डोमेस्टिक संकेत पॉजिटिव है, बस दिक्कत है कि थोड़ा सा ग्लोब की अनसर्टेनिटी है। ऐसे में फिर निफ्टी का अप्रोच रखा क्या जाए? देखिए निफ्टी पर मैं आज जो सपोर्ट है ना, बस फर्स्ट सपोर्ट जो है वही सब कुछ है, वो बस वो ही मेक और ब्रेक है। 23,440 से 23,475, जहाँ पर 10 डे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और फ्राइडे का लो है। और उसके बाद अगर ये टूटा तो वो एक छोटा सपोर्ट है 23,350 से 23,400 का ऑप्शन राइटर के हिसाब से, उसकी कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर ये जोन टूटेगा तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि आप वापस उस 22,800 के लो को शायद टेस्ट करेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी आपको अगर मार्केट चलना शुरू हुआ 23,600 से 23,700, जो कि फ्राइडे का हाई था और ऑप्शन राइटर्स का जोन भी है। अगर ये क्रॉस हुआ तो 23,750 से 23,850, जो रीसेंट हाई रहा है आपका पॉलिसी से एक दिन पहले का। देखिए इस मार्केट में ना वन वे अप्रोच लेके आप नहीं जा सकते, आपको स्क्रीन को देखना होगा, और अगर स्क्रीन आपको कुछ कह रही है कि ये करिए तो आपको वो करना होगा। आप अपने हिसाब से सोच के जाएंगे कि मैं बस इस लेवल पे बाय कर लूँगा, ये वो वाली मार्केट नहीं है। इस बाज़ार में अगर आप लॉन्ग हो तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि डबल शॉट हो जाए, मतलब ना सिर्फ लॉन्ग काटें बल्कि शॉर्ट हो जाएं। और अगर शॉर्ट हैं तो ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि डबल लॉन्ग हो जाए, मतलब शॉर्ट भी काटें और लॉन्ग भी करें। अगर आप ये कर सकते हैं तब तो ये मार्केट आपके लिए है। अगर आप वन साइडेड व्यू लेकर इस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस मार्केट में पैसा नहीं बनाएंगे, दोनों तरफ की ट्रेड नहीं ले सकते तो ट्रेड मत करिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रेड दी नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। सपोज करिए हम 50-60 पॉइंट गैप डाउन के साथ खुल रहे हैं, तो हम खुलेंगे करीब करीब स्पॉट पर 23,500 पर, तो आप एक लीप ऑफ फेथ में वहां पर एक बाय कर सकते हैं 23,500 पर, और एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सिस्टम में 23,440 23,425 के आसपास का। अगर वो ट्रेड चल गई तो एक 60-65 पॉइंट के रिस्क रिवॉर्ड, एक रिस्क के साथ आपको 60-65 पॉइंट अपसाइड पर दे देगी, वो ट्रेड हो सकती है। लेकिन ये मतलब आप, लेकिन अगर वो टूटा तो आपको शॉर्ट करना भी आना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत टफ है मार्केट में, इसके लिए थोड़ा सा अगर आप केयरफुली ट्रेड कर सकते हैं तभी इस मार्केट में ट्रेड करिए। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी की स्ट्रैटेजी, ये है की लेवल्स जो प्रोड्यूसर साहब ने आपकी स्क्रीन पे रख भी दिए। निफ्टी बैंक 5 साल बाद पहला दरों में कटौती, पहला रेट कट आरबीआई की तरफ से, एमपीसी की तरफ से, वो भी ज्यादा उत्साह झोंक नहीं पाया। हो सकता है उससे पहले हम ऑलरेडी तैयार थे, माइंडसेट में था सबके, तो भाव में रिफ्लेक्ट हो गई पॉलिसी। अब निफ्टी बैंक लेकिन अभी भी 50,000 की साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कैसा पोजीशन नजर आता है, और निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक कंफर्ट कहाँ ज्यादा? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक जो है ना वो एक शेड बेटर है, ये हमने पहले भी बात की थी, और पॉलिसी भी पॉजिटिव है यहाँ पर। 49,850 टू 49,900 बहुत क्रूशियल लेवल है जहाँ पर आपका पॉलिसी डे का लो है। ये मेरे ख्याल से एक सपोर्ट है। मेरा ये मानना है कि इसके आसपास अगर आप मिले तो वो बाय जोन होगा, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपका 49,650 टू 49,750 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए निफ्टी के जो लोज हैं वो 10 और 20 डे में पर हैं, बैंक निफ्टी में कुशन है अभी भी वहाँ पर। तो इसके लिए मेरी अप्रोच रहेगी 49,850 टू 49,950 तक की डिप में आप बाय करें, और एक स्टॉप लॉस लगाएं सिस्टम में 49,650 का। ये थोड़ी सी एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड है, क्योंकि बैंक निफ्टी में समीकरण अच्छे बैठ रहे हैं, इसके लिए मैंने एक व्यू लिया यहाँ पर। और अगर ये ट्रेड चली तो आपको कहाँ तक ले जा सकती है, एक बार के लिए 50,250 से 50,300, जहाँ पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसके बाद 50,600 से 50,650 पॉलिसी डे का हाई। और अगर 50,650 क्रॉस हुआ आशीष, तो एक और 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है 50,650 के ऊपर, क्योंकि फिर वहाँ पर जो भी शॉर्ट करके बैठा होगा वो शॉर्ट कवर करने के लिए आएगा। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर वो 49,650 का जो मैं लेवल बात कर रहा हूँ अगर वो टूटा तो बाहर हो जाएं, क्योंकि वहाँ से फिर 500-600 पॉइंट और गिर सकते हैं। तो इसके लिए ये मेरी आज बैंक निफ्टी पर अप्रोच रहेगी। बैंक निफ्टी पर मैं रिलेटिवली ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट है, दूसरा एफआई की सेलिंग कम हुई है, और तीसरा पॉलिसी और बजट पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बेटर है आपके लिए।
परफेक्ट है, एक शेड बेहतर, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा कंफर्टिंग। निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी 50, दोनों पे स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर रख दी गई है। ओपनिंग होने देते, बहुत सारे क्यूज हैं, किस तरह का समन्वय बैठता है उन क्यूज का, उसके बाद रिविजिट करेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी को। सीएमबी सेवास का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है। मंडे की सुबह है, सबके सब जुड़ रहे हैं हमारी बढ़िया से मदद करने के लिए, लेकिन बात